नमस्ते। हम बात कर रहे हैं खेलों की। आज हम अपनी बात बढ़ाएंगे खेलों को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बात करके कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि खेलों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें तत्व है वो है शारीरिक स्वास्थ्य। बच्चा शारीरिक रूप से जितना स्वस्थ होता है, खेलों में उसका इंटरेस्ट उतना ही अच्छा हो जाता है। स्वस्थ बालक में शक्ति अधिक होती है और वो आसानी से विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग ले सकता है। और फिर दूसरा आता है इसमें वातावरण, कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर प्रॉपर प्लेस है, जगह सही है, एनवायरनमेंट सही है, जहाँ शुद्ध हवा भी मिलती हो, रोशनी भी आती हो और घर में माता पिता भी इजाज़त देते हों, तो बच्चों को अच्छे वातावरण में और अच्छे साथी मिलने पर वो अच्छा खेल खेल पाते हैं। और फिर आता है क्रियात्मक विकास। खेलों के लिए क्रियात्मक विकास भी उतना ही आवश्यक है। अगर शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है तो क्रियात्मक विकास यानी कि शरीर की मसल्स का काम करना, जो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, ये सब अगर प्रॉपर ढंग से काम करते हैं। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र में बदलाव आते हैं, एक पैदा हुए बच्चे की गतिविधियों में, उसके खेल में, 2 साल के बच्चे के खेल में, 6-7 साल के बच्चे के खेल में, 12 साल के बच्चे के खेल में और किशोरावस्था के खेलों में हमेशा फ़र्क देखने को मिलते हैं। और उसका यही कारण है, जो एक बड़ा कारण है वो है उनका क्रियात्मक विकास। तो बच्चा अगर खेल उसको गेंद को फेंक ही नहीं सकता या पकड़ ही नहीं सकता तो वो उससे कैसे खेल करके राजी हो पाएगा। फिर बात आती है सीज़न, ऋतु की। मौसम कौन सा है। जैसे बरसात हो रही है तो बच्चे बाहर तो नहीं खेल सकते। इसी तरह से ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो या ज़्यादा गर्मी हो, तो कहने का मतलब ये है कि मौसम कैसा है उसका भी प्रभाव बच्चों के खेलों पर पड़ता है। जो दौड़ने वाले खेल हैं वो सर्दियों में ज़्यादा आसानी से खेले जा सकते हैं और बैठने वाले खेल जो हैं, इंडोर गेम्स जो हैं, वो गर्मियों में खेले जाते हैं। और फिर बात आती है सेक्स डिफरेंस यानी कि लिंग भेद की। लड़कियां अलग ढंग के गेम खेलती हैं, जैसे गुड़िया वगैरह। उनको घरेलू काम में गुड़ियों को सजाना, घर को सजाना, रंगोली बनाना, अल्पना बनाना, ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें उनकी क्रिएटिविटी भी नज़र आती है, उनके आर्ट का जो उनका शौक़ है वो भी नज़र आता है। ऐसी गतिविधियाँ लड़कियों को करना पसंद आता है, ऐसे खेल करना पसंद आता है। जबकि लड़कों को मार धाड़ के, लड़ाई झगड़े के, पावर दिखाने के, मसल पावर दिखाने के, ऐसे गेम्स उनको ज़्यादा पसंद आते हैं। फिर बौद्धिक योग्यता, इंटेलिजेंस। जिस बच्चे में जितनी बुद्धि होती है वो उतने ही नए नए तरीक़ों से खेल को खेल सकता है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनमें क्रियाशीलता भी ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा तरह के खेल खेल पाते हैं। और फिर खेल संबंधी सामान सब कुछ है, इंटेलिजेंस भी है, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा है, सब कुछ, मौसम भी ठीक है, लेकिन अगर इक्विपमेंट्स ही नहीं हो, अगर खिलौने ही नहीं हो, या जैसे अगर कोई क्रिकेट भी खेलना चाह रहा है तो उसके लिए कम से कम एक बैट और एक बल्ला तो चाहिएगा। इसी तरह से कोई फुटबॉल खेलना चाह रहा है तो फुटबॉल होनी तो चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि खेल संबंधी जो सामान है उन पर भी खेल निर्भर करता है, वो भी खेल को प्रभावित करते हैं। अब अगर आपके पास में अवेलेबल ही वो रंगीन गोटियाँ और ऐसी चीज़ें हैं, या चौक है, या तो आप वही गेम खेल पाएंगे जो उससे बना करके खेल सकते हैं। और फिर बात आती है अवकाश की मात्रा, यानी कि लेजर टाइम कितना है। जब बच्चे जैसे स्कूल में जाने लग गए तो अब उनको एक लंबा समय स्कूल में भी बीतता है, फिर घर आकर के होमवर्क भी करना होता है, कुछ बच्चे ट्यूशन भी लेते हैं, तो उनको खेलने का समय कम मिल पाता है। तो जहाँ वो पहले जब स्कूल नहीं जाते थे या नर्सरी क्लास में थे या छोटी क्लासेस में थे, ज़्यादा काम नहीं मिलता था, तो खेलने का समय ज़्यादा मिलता था। तो इसीलिए कहा गया है कि लेजर टाइम जो है या अवकाश का समय जो है उस पर भी खेल निर्भर करता है कि बच्चे को कितना मौका मिल पाता है। फिर
सामाजिक आर्थिक स्तर, कई बार कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो निम्न आय वर्ग के बच्चों के लिए वो खेलना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन इत्यादि ये जो खेल हैं इनमें इक्विपमेंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं और ये ज़्यादा खर्चीले खेल हैं। जबकि कुछ खेल जैसे कबड्डी है, गेंद से खेलना, खो खो है, और भी जो दौड़ पकड़ने से संबंधित गेम्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसमें जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं वो भी आसानी से भाग ले पाते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर बात आती है परंपरा यानी कि ट्रेडिशन की। कई बार बच्चे जो हैं वो परंपरागत खेल खेलना पसंद करते हैं और उसी प्रकार के खेल खेलते हैं, जैसे लड़कियां गुड़ियों से, लड़के डंडा, गेंद इत्यादि उनसे खेलना पसंद करते हैं। और फिर बात आती है इन सब के बाद में, अब हम बात करते हैं कि खेल में और कार्य में क्या अंतर होता है। हालांकि कार्य और खेल दोनों दो अलग क्रियाएं हैं, लेकिन कभी कभी दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि उनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। कई बार हम खेल खेल में बहुत अच्छे काम कर देते हैं और कई बार काम के बीच में भी हम खेल पाते हैं, तो ऐसा भी कई बार संभव होता है। हालांकि दोनों में कुछ फ़र्क है, जैसे खेल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ खेलना होता है, केवल मात्र खेलना होता है। खेल का कोई उद्देश्य दूसरा नहीं हो सकता है, जबकि कार्य हमेशा किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कार्य के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई मोटो होता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही हम कोई भी कार्य, जैसे आप पढ़ने का कार्य करते हैं तो उसके पीछे आपका मकसद है कि आपको बीए करना है या 12th पास करनी थी, अब आपको बीए करना है। बीए में भी पहले फर्स्ट ईयर पास करना है, फिर सेकेंड ईयर पास करना है, फिर थर्ड ईयर पास करना है और ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है। तो ये आपका एक कार्य भी है। तो खेल का कोई उद्देश्य नहीं होता। खेल अपने को सिर्फ अपने मस्ती के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए ही खेलना होता है। फिर कार्य हमें करना पड़ता है वो, अब अगर आपको जैसे ग्रेजुएशन करनी है, अगर बीए की डिग्री लेनी है तो पढ़ना ज़रूरी है ना। उसके बगैर आपको आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन खेलना कोई ज़रूरी काम नहीं है। आपकी इच्छा हो तो खेलो, नहीं इच्छा हो तो नहीं खेले, कोई उसमें ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ही इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। फिर खेल में कल्पना ज़्यादा होती है, जबकि कार्य में ये कल्पना नहीं। कार्य में तो आपको यथार्थ में काम करना ही पड़ता है। फिर खेल में आनंद उस समय प्राप्त होता है जब खेला जा रहा है। जब आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, चाहे वो सांप सीढ़ी या लूडो ही हो, या बाहर दौड़ पकड़ने का हो, या कबड्डी है, या कुश्ती है, या क्रिकेट है, या हॉकी, कुछ भी, एनीथिंग, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, जिस समय आप खेल खेल रहे हैं आपको उसी समय उसका आनंद मिलता है। लेकिन कार्य में ऐसा नहीं है। कार्य में आप 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, आपने पहले फर्स्ट ईयर पास करा है, फिर सेकेंड ईयर पास करा है, अब थर्ड ईयर आप पढ़ रहे हैं। 3 साल तक आप लगातार कार्य कर रहे हैं, तब जा कर के आपको उसका परिणाम मिलेगा कि आप डिग्री हासिल कर पाएंगे, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, आप शिक्षित हो जाएंगे, तो तब आपको खुशी मिलेगी। तो काम तो आप 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम जब तक नहीं आता तब तक अपने को खुशी नहीं मिल पाती है। खेल से शक्ति बढ़ती है और काम से शक्ति कम होती है। खेल से तो हम एनर्जी लेवल अपना और बढ़ा लेते हैं या अपना रिक्रिएशन कर लेते हैं, जबकि काम करते करते हम थक जाते हैं और काम से हमारी शक्ति जो है वो कम हो जाती है। इस तरह से इन दोनों में फ़र्क होते हुए भी दोनों कई बार साथ भी चलते हैं, और समझने के लिए हम इनको, चाहे इनके बीच में कोई रेखा खींच दें, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी रेखा कभी भी ऐसी रेखा खींची नहीं जा सकती इन दोनों के बीच में। बालक के खेल और कार्य, क्योंकि बच्चा जो है वो दोनों से ही कुछ ना कुछ सीखता है। अगर उसको कुछ काम करने को दिया जा रहा है तो भी वो सीखता है, और अगर उसको खेलने के लिए मौका मिल रहा है तो उसमें भी वो खेल खेल में कुछ सीखता है। अब हम बात करते हैं कि खेलों के कुछ सिद्धांत हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने
कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, यानी कि सरप्लस एनर्जी। इसका जो प्रतिपादन था वो शिलर और हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, इसलिए इसको शिलर स्पेंसर सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके अनुसार बच्चों में आवश्यकता की पूर्ति के बाद भी शक्ति बच जाती है। जो भी वो काम कर रहे हैं, जैसे पढ़ने का काम है, स्कूल जाने का काम है, या कोई भी काम था XYZ, घर के भी कामों में मदद करनी है, तो वो सब करने के बाद में भी उनमें एनर्जी जो है वो बच जाती है, और वही एनर्जी को जो है वो खेल के द्वारा खर्च किया जाता है। खेल के द्वारा अतिरिक्त शक्ति के न निकलने पर शरीर में विकार हो सकते हैं, शरीर के विकास में बाधा आ सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार खेल व्यक्ति के लिए एक सुरक्षा वाल्व के समान होता है, जिससे एडिशनल एनर्जी निकल जाती है। वाल्व लगे हुए होते हैं ना, तो ये एक सिक्योरिटी वाल्व है एक तरह से। गेम्स के माध्यम से या खेल के माध्यम से बच्चों के अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो निकल जाती है। लेकिन इस सिद्धांत को पूर्ण नहीं माना गया है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि बच्चा भले ही थका हुआ भी होता है तो भी वो खेल खेलता है। तो यहाँ अतिरिक्त एनर्जी नहीं है, यहाँ तो एनर्जी पूरी ख़त्म हो गई, उसके बावजूद भी बच्चा खेल रहा है। तो इसलिए इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा सही नहीं माना गया है। फिर दूसरा सिद्धांत आता है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यानी कि रिकैपिचुलेटरी थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टैनले हॉल ने किया था। इसके अनुसार जो है वो बच्चा खेल के द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को दोहराता है। शुरुआत में पूर्वजों जैसी ही क्रियाएं करते हैं और वैसे ही खेल के द्वारा दोहराते हैं। जैसे बच्चे शुरुआत में ईंट पत्थर इत्यादि से खेलते हैं और उनके पूर्वज भी इसी चीज़ का उपयोग करते थे। धीरे धीरे वो बर्बरता की अवस्था से सभ्य अवस्था यानी कि सिविलाइज्ड। आप देखो छोटे बच्चों के खेलों में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, चीज़ों को फेंकना, तोड़ना फोड़ना, इस तरह की गतिविधियां ज़्यादा होती हैं। तो ये बताता है कि जब विकास की प्रक्रिया में जब इंसान पहले वन मानुष के रूप में रहता था, या धीरे धीरे जब वो विकास की ओर अग्रसर हो रहा था, तो शुरुआत में वो बिल्कुल जंगली था, है ना, जो ना कोई नियम कायदे कानून कुछ नहीं थे। पता नहीं कैसे तो अजीब ढंग से वो खा रहा है, कैसे वो रह रहा है, सब कुछ बिल्कुल जैसे जंगल में जानवर होते हैं उसी तरह से रहता था। और धीरे धीरे उसमें इंसान की सभ्यताओं का विकास हुआ, इंसान खुद सभ्य बना, और हम आज वर्तमान में जो रूप देखते हैं वो सबसे ज़्यादा सभ्य व्यक्ति के रूप में हम उसको देखते हैं। तो बच्चों के खेलों के माध्यम से भी यही प्रक्रिया पूरी दोहराई जाती है, जिससे हम उनके खेलों से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये अब किस स्टेज के चल रहे हैं, गेम्स चल रहे हैं। फिर आता है शक्तिवर्धन का सिद्धांत, यानी कि रिक्रिएशन एनर्जी। इसके माध्यम से इसको पैट्रिक ने, पहले इंग्लैंड के लॉर्ड किम्स ने दिया था, बाद में पैट्रिक ने भी इसको समर्थन किया। इसके अनुसार खेल के द्वारा व्यक्ति अपनी खर्च की हुई एनर्जी को फिर से प्राप्त करता है। जो एनर्जी लॉस हो रही है ऑलरेडी, वो खेलों के माध्यम से वापस से अपने आप को प्राप्त करता है, क्योंकि खेल उसको प्रसन्नता देते हैं, और प्रसन्नता में हमें कभी भी थकान महसूस नहीं होती है। इसके माध्यम से, खेलों के माध्यम से मनोरंजन हो जाता है, और मनोरंजन से व्यक्ति की थकान दूर होती है, उसकी खोई हुई शक्ति वापस आ जाती है। इसलिए दिन भर के थके हुए व्यक्ति भी, जो दिन भर खूब काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको शाम के वक्त में आकर के खेलना पसंद आता है। और फिर बात आती है पूर्वाभिनय का सिद्धांत, एंटिसिपेटरी थ्योरी। कार्ल ग्रूस ने इस सिद्धांत को इस सिद्धांत के द्वारा बालक के खेलों की व्याख्या की है। उनके अनुसार बालक अपने खेल में वही क्रियाएं करते हैं जो भावी जीवन में, यानी कि अपने फ्यूचर में जो वो करना चाहते हैं, या उन क्रियाओं के माध्यम से, उन खेलों के माध्यम से उसको अपने भावी जीवन के साथ समायोजन में मदद मिलती है, एडजस्टमेंट में मदद मिलती है। बच्चा आगे चल कर के क्या बनेगा, उन्हीं क्रियाओं को वो अपने खेलों में दोहराता है। जैसे हम देखते हैं लड़कियां ज़्यादातर घरेलू कार्यों में को करना पसंद करती हैं, गुड़ियों से खेलना, उनका घर बनाना, उनको सजाना संवारना, तो ये इस तरह की गतिविधियां ही लड़कियां ज़्यादा करती है। दूसरी तरफ लड़के जो है वो सिपाही बनना, डॉक्टर बनना,
इस तरह के खेल ज़्यादा पसंद आते हैं, चोर पुलिस के खेल खेलना, ताकि वो बताता है कि भविष्य में भी ये इसी तरह की गतिविधियों में उनका रुझान रहेगा। और लास्ट आता है इसमें रेचन का सिद्धांत, यानी कि कैथारसिस इसको कहा जाता है। रेचन का अर्थ होता है शुद्ध करना। जिस प्रकार औषधियों से शरीर से दूषित पदार्थों को निकाल करके व्यक्ति के शरीर को शुद्ध किया जाता है, उसी तरह से दुखांत नाटक जो है वो मनुष्य से दबे हुए संवेगों को निकाल करके उनकी आत्मा को शुद्ध करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि कई बार हम बहुत टेंशन में हैं तो क्या करें, फिर जैसे कोई फिल्म देख ली या कोई कहानी सुन ली, तो उसके माध्यम से हमने अपने जो भी संवेग थे हम उनको रिलीज़ कर देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार खेल के द्वारा बच्चों को उन प्रवृत्तियों का विकास होता है जिनसे वे मुक्त होना चाहते हैं। जैसे फुटबॉल खेल करके बच्चा अपनी झगड़ालू प्रवृत्ति से मुक्ति पा सकता है। इसी तरह से किसी भी रूप से खेल खेल करके उससे एनर्जी निकाली जा सकती है, और ये रेचन का सिद्धांत कहलाता है। और इसके बाद में एक बहुत छोटा सा बिंदु और बाकी है, और वो है क्रीड़ा चिकित्सा, यानी कि खेल को एक थेरेपी के रूप में, चिकित्सा के रूप में भी काम में लिया जाता है। बच्चों को इस तरह के खेल खिलाए जाते हैं जिससे उनको अपनी रचनात्मक शक्ति के विकास में मदद मिले। इन खेलों के प्रयोजन जो है वो बच्चों को कुछ सिखाना नहीं, बल्कि उनकी मानसिक प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करना है। उपचार की दृष्टि से देखें तो बालक अपनी समस्याओं को अपने खेलों में प्रतीक के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, जिससे उनकी समस्याओं का पता लग जाता है। कई बार खेल के द्वारा समस्या का समाधान भी हो जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा घर में दब्बू होकर के रहता है, खेलते समय वो साथियों पर नेतृत्व करके अपनी नेतृत्व की लालसा को भी पूरा कर पाता है। फिर सामान्य जीवन में भी कई बार अपने संवेगों को बच्चा अभिव्यक्त नहीं कर पाता है और उनका लगातार दमन होता रहता है। ऐसे बच्चे में बहुत सी असमानताएं हो सकती हैं, लेकिन खेलों के माध्यम से बच्चा अपने आप को वहाँ अभिव्यक्त कर लेता है और वो एक तरह से उसकी अंतःकरण जो है वो अब साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। खेलते समय बच्चा स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करता है, इससे भी उसको तनाव से मुक्ति मिलती है। इन सब बातों को करने का जो सार है वो यही है कि खेल किसी भी बच्चे या किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। खेलों के माध्यम से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो पाता है। ये चैप्टर हमारा आज यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।